हाय बेंस। तो ये हमारा लाइट का फोर्थ वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने प्रावर्तन के नियम पढ़ लिए हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मिरर जिसको हिंदी में दर्पण या हम बोलचाल की भाषा में इसे आईना बोलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है दर्पण। ओके, पहले इसको लिखते हैं दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर और आईना भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे कैसे बनता है, क्या होता है वो। ठीक है, तो पहली बात, दर्पण। दर्पण की परिभाषा क्या है, मिरर की परिभाषा क्या है, या आईने की परिभाषा क्या है, किसको हम आईना बोलते हैं, किसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं दर्पण की। दर्पण, ठीक है, वह पदार्थ जिसका एक तल चमकदार हो, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है या होती है, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता बहुत अधिक होती है। उस पदार्थ को दर्पण कहते हैं। अगर कोई ऐसा वस्तु आपके पास, ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा आपके पास कुछ ऐसा वस्तु है आपके पास जिसका एक तल क्या हो, बहुत चमकदार हो, बहुत चमकदार हो, बहुत चिकना हो, बहुत चमकदार हो, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, अर्थात प्रकाश की दिशा को मोड़ने की क्षमता उसकी क्या हो, बहुत अधिक हो। जितनी प्रकाश की किरणें उस तल से टकराएगी, टकराने के बाद उतनी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। तब बोलेंगे उस तल की परावर्तन क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। तो ऐसा कोई आपके पास पदार्थ होगा या वस्तु होगा जिसकी परावर्तन क्षमता क्या है, बहुत अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों के घरों में जो ये मिरर आता है, ये जो आईना रहता है, ये क्या होता है, बहुत चमकदार होता है। बहुत चमकदार होने के कारण इसकी जो परावर्तन क्षमता है वो क्या होगी, बहुत अधिक है। अब परावर्तन क्षमता क्या, बहुत अधिक, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये कोई समझ लीजिए आपका कोई एक परावर्तक तल है। ठीक है, इस तल से बहुत सारी प्रकाश किरणें आके टकराई। ठीक है, टकराने के बाद वापस उसी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जितने प्रकार की किरणें आई थी अधिकतर इस तल से टकराने के बाद जिस माध्यम से आई थी, अगर चारों तरफ हवा है तो हवा में ही लौट जाएगी, हवा में ही लौट जाएगी। इस तल की परावर्तन क्षमता अधिक है, इसका मतलब क्या है, इस तल से टकराने वाली अधिकतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तब बोलेंगे इस तल की परावर्तक क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। इस प्रकाश को प्रवर्तित करने की क्षमता, प्रकाश की दिशा को मोड़ने, पहले इस दिशा में जा रही थी अब इस दिशा में जा रही है, प्रकाश की दिशा को मोड़ने की क्षमता इस तल की क्या है, बहुत अधिक है। तभी इस तल को क्या बोलेंगे, इसकी परावर्तक क्षमता बहुत अधिक है। तो ऐसा कोई आपके पास पदार्थ होगा, वस्तु होगा जिसकी परावर्तन परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, मिरर बोलेंगे या आईना बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया परावर्तन क्षमता बहुत अधिक का मतलब क्या होता है, दर्पण की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर पहला दर्पण, जो चमकदार रहेगा, चमकदार होने के कारण उसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या हो, बहुत अधिक होगा। तो ऐसा कोई पदार्थ हो उसको दर्पण बोलेंगे। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। पहला क्या है, समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, दूसरा है गोलीय दर्पण जिसको
स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल, SPHERICL, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है। अब पहला क्या है? प्लेन मिरर, दूसरा क्या है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है। गोलीय दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है। तो अब हम लोग आज का जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से समतल दर्पण पे ही होगा। समतल दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और अगले वीडियो हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। ठीक है। समतल दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला समतल, दूसरा गोलीय। आज हम लोग सिर्फ समतल दर्पण को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण। ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक क्या है? समतल प्लेन मिरर। ठीक है। अब समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण कैसे बनता है? ठीक है। तो पहली बात तो ये, कोई भी दर्पण होगा, जैसे ये छोटा सा दर्पण, ये छोटा सा आईना, ओके, ये भी दर्पण कहलाने योग्य है, क्योंकि ये भी क्या है? चमकदार है। चमकदार होने के कारण इसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या है? बहुत अधिक है। ये भी दर्पण कहलाता है। ठीक है। ये भी आईना कहलाता है, ये भी मिरर कहला सकता है। ठीक है। ये वस्तु जो है, ये जो पदार्थ है, ये भी दर्पण कहलाने योग्य है। क्यों? क्योंकि इसका एक तल, ऊपरी तल क्या है? बहुत चमकदार है। चमकदार होने के कारण इसकी जो परावर्तन क्षमता है, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, वो क्या है? बहुत अधिक है। तो भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दर्पण बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो हम लोग के घरों में यूज होता है दर्पण, वो किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण? वो समतल दर्पण है। ठीक है। वो क्या है? समतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण अब क्या होता है? देखिए, पहली बात तो कोई भी जो दर्पण आता है, ये भी एक दर्पण है। ये भी देखिए किससे, ये क्या है? कांच है। तो कोई भी जो दर्पण होता है वो किससे बना होता है? कांच से बना होता है। किससे बना होता है? कांच से बना होता है। अगर ऐसा कोई दर्पण है जो समतल कांच से बना हो, किससे बना हो? समतल कांच से। अब समतल क्या कांच क्या होता है, सबको पता है। ठीक है। समतल पहले क्या होता है उसको पहले समझते हैं। समतल, समतल, ओके। तल मीन्स, समझिए ये मेरा हाथ है, हाथ का ऊपरी सतह जो है, ओके, ये भी एक प्रकार का तल है, एक प्रकार का सरफेस है, एक प्रकार का सतह है। ठीक है। अब ये समतल है या नहीं है? देखिए यहाँ पे बहुत ऊंचा है, फिर यहाँ नीचा, ऊंचा नीचा है, तो ये समतल नहीं है। समतल अर्थात सम, एक समान तल। अगर कोई तल है जो हर एक बिंदु पे, हर एक जगह एक समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल। जैसे ये मेरा बोर्ड, ये भी क्या है? समतल, क्योंकि ये भी क्या है? सभी जगह एक समान है। जैसे ये कांच, ये कांच, ये भी क्या है? समतल, क्योंकि ये भी सभी जगह क्या है? एक समान, कहीं ज्यादा ऊंचा कहीं ज्यादा नीचा नहीं है। अगर सभी जो तल है, एक तल है, वो सभी जगह एक समान रहेगा, तो उसी तल को क्या बोलेंगे? समतल। ओके, प्लेन। ओके, प्लेन बोलेंगे। ठीक है। अब कोई समतल कांच लीजिए। ठीक है। समतल कांच, समतल कांच लेंगे। ठीक है। जैसे फोटो फ्रेम में जो कांच लगा रहता है, जिसके अंदर फोटो फ्रेम रहता है, उसके ऊपर कांच लगा रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है? जो फोटो रहता है, फोटो फ्रेम के अंदर फोटो रहता है, उसके ऊपर से कांच लगा रहता है। तो फोटो फ्रेम का जो ये है, कांच है, वो भी क्या है? एक समतल कांच है। क्या है? एक समतल, ऐसा कुछ रहता है, वो भी क्या है? एक समतल कांच है। ठीक है। वो भी क्या है? एक समतल कांच है। पहली बात तो कोई भी दर्पण, जैसे ये दर्पण, ये भी किससे बना है? पहली बात तो ये कांच से बना है। किससे बना है? कांच से बना है। अगर ये समतल कांच से बनेगा तो इसको हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे, कांच से बना। ठीक है। ये देखिए, ये कांच है, इसी से ये क्या पूरा आईना जो है, मिरर जो है, ये बना है। तो ये जो समतल है, ये जो समतल है, ये जो समतल कांच है, ओके, इससे ही क्या बनता है? समतल दर्पण बनता है। पहली बात। दूसरा बात क्या? ये कांच है, कांच हम लोग पढ़े हैं, कांच की जो, कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी, कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। अब पहले हम लोग पढ़ चुके, जो पारदर्शी वस्तु है, अगर समझ लीजिए कांच को हम लोग ऐसे दिखाए, इसी कांच को हम लोग ऐसे दिखाया, छोटा सा करके ऐसे, इसको ऐसे रखा है, इसको हम लोग ऐसे रख दिए। ठीक है। ऐसे दिखाएंगे, ये भी क्या है? इसी कांच को हम लोग अगर ऐसे रख दिए, ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है। समतल कांच, इस तरह से प्रकाश की किरणें यहाँ से, यहाँ प्रकाश की किरणें टकराएगी, इसी को हम लोग ऐसे दिखाए। यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें टकराई, टकराने के बाद क्या होगा? एक एक प्रकाश की किरणें, बहुत कम प्रकाश, 10 प्रकाश की किरणें आई, तो एक प्रकाश की किरणें 10 में से कोई बहुत कम, समझ लीजिए एक प्रकाश की किरणें
इस तल से टकराने के बाद इधर जाएगी, बाकी की प्रकाश किरणें इस तल मतलब इस तरफ दूसरी तरफ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जो पारदर्शी वस्तु होती है, जो समतल कांच है वो क्या है, पारदर्शी। अब पारदर्शी वस्तुओं की जो परावर्तन क्षमता होता है वो क्या आती है, बहुत कम, क्योंकि पारदर्शी वस्तुएं के आर पार प्रकाश जा सकती है, तो इस तल से टकराएगी, इस तल को पार करके इधर आ जा पाएगी। ठीक है, तो पहली बात क्या, जो कांच समतल कांच है, समतल कांच है, उसको हम लोग दर्पण नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी परावर्तन क्षमता क्या है, बहुत कम है, क्षमता कम है। परावर्तन क्षमता क्या है इसकी, बहुत कम है। तो इस कांच को हम लोग दर्पण की परिभाषा में क्या पढ़े, जिसकी परावर्तन क्षमता अधिक हो, ऐसा कोई वस्तु है जिसकी परावर्तन क्षमता अधिक हो, उसी को क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो ये कांच है, उसकी परावर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए बढ़ा देंगे, अगर उस कांच की परावर्तन क्षमता हम बढ़ा देंगे तो वो दर्पण कहलाने योग्य हो जाएगा, दर्पण कह सकते हैं उसे। अब देखिए, इस कांच की, ये जो समतल कांच है, इसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तभी ये समतल कांच, समतल दर्पण बन पाएगा। ठीक है, तो इस कांच के समझ लीजिए कोई एक ये कांच है, समझ लीजिए कोई समतल कांच है। ठीक है, ये दोनों तल एक समान है, इसको हम लोग ऐसे रख देंगे, तो इसको हम ऐसे दिखाना है। ठीक है, बोर्ड पे अभी यहाँ ऐसे रखा है, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे रख दिए, इसको हम लोग इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ गया। अब देखिए, इस कांच को हम लोग को क्या बनाना है, ये कांच है, समतल कांच है, इसको हम लोग समतल दर्पण बनाना चाहते हैं, तो इसकी परावर्तन क्षमता हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो समतल कांच है, ये जो कांच है, इसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या है, बहुत कम है। तो इसकी पहली बात तो हमको परावर्तन क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। अब इसकी परावर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, किसी तल पर भी, इस तल पे कीजिए या इस तल पे भी कीजिए, किसी तल पर कुछ चमकीले पदार्थों का लेप कर देंगे। जैसे ये ब्लैक मार्कर से हम लोग ये कर दिए हैं, ऐसा ही कुछ चमकीले पदार्थ का लेपन इस पे कर देंगे। तो पहला क्या, किसी एक तल पर हम लोग क्या लगा देंगे, जो समतल कांच है उसका किसी एक तल पर हम लोग क्या लगा देंगे, कुछ चमकीले पदार्थ। क्या होता है चमकीले पदार्थ, अभी पढ़ेंगे। कुछ चमकने वाला वस्तु लगा देंगे, कुछ चमकीले पदार्थ समान रूप से लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर पेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये जैसे ये ग्रीन है ना, ये पेंट है, क्या है, पेंट है। ठीक है, इसके ऊपर अपारदर्शी पेंट लगा देंगे। अपारदर्शी पेंट क्या करता है, जो चमकीला पदार्थ लगाए हैं उसको इस कांच से चिपकाए रखता है। पेंट क्या करता है, इस कांच से इस अपारदर्शी जो चमकीले पदार्थ है उसको चिपकाए रखने का काम करता है। देखिए, पहले क्या किए, कांच लिए, कांच के एक तल पे चमकीले पदार्थ लगा दिए। ठीक है, उसके बाद उस चमकीले पदार्थ को इस कांच से चिपकाए रखने के लिए अपारदर्शी पेंट लगा दिए। अब ये जो हुआ, इस कांच की जो परावर्तन क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ गई, परावर्तन क्षमता क्या हुई, बढ़ गई। अब जब परावर्तन इस समतल कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ गई, जब किसी वस्तु का परावर्तन क्षमता अधिक होगा, किसी पदार्थ का परावर्तन क्षमता अधिक होगा, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगा, तो वो जो कांच है, वो जो वस्तु, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाने योग्य हो जाएगा। अर्थात हम लोग समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अगर अगर किसी समतल कांच कांच की परावर्तन क्षमता, या ऐसे लिखिए, समतल कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके एक तल पर चमकीले पदार्थों एवं अपारदर्शी पेंट का लेपन कर दिया जाता है, जिससे उस समतल कांच, ओके इसको मिटाते हैं,
समतल कांच की क्या होती है, परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है। समतल कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है, तब उस समतल कांच को समतल दर्पण कहेंगे। समझ में आया? पहले कांच से दर्पण बनाने के लिए हमको लोग कांच के एक तल पे, हम लोग नहीं, जो दर्पण जो मिरर जो आईना बनाता है वो क्या करता है, कांच दोनों कांच है, एक ऊपरी तल होगा एक निचली तल होगा, ठीक है। किसी एक तल पे, दोनों तल तो एक ही समान होता है, तो किसी एक तरफ या किसी एक तल पर वो लोग क्या करता है, पहले चमकीले पदार्थ का लेप कर देता है, चमकीले पदार्थ समान रूप से लगा देता है, ठीक है, कोई चमकने वाला चीज लगा देता है। उसके बाद हम लोग फिर वो लोग क्या करता है, उस चमकीले चीज को उस कांच से चिपकाए रखने के लिए उसके ऊपर अपारदर्शी पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस कांच की परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब उस समतल कांच को हम लोग क्या कर सकते हैं, समतल दर्पण कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किससे बनता है, ठीक है। दूसरी बात, एक कांच, सिंपल सा कांच या शीशा और एक दर्पण में, यहाँ तक इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ तक होगी। एक कांच और एक दर्पण में, एक कांच, एक ग्लास और एक दर्पण में, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन एक दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी। पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है, पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। कांच क्या होता है, पारदर्शी, लेकिन एक दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है। दर्पण को अपने आंख के सामने रखने पे उसके आर पार आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन कांच, कांच को अपने आंख के सामने, ओके। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ये कांच है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। ये जो कांच है इसका मैंने पहले पेंट उखाड़ दिया है, पेंट जो पेंट लगा रहता है, जो इस तल पे पेंट लगा रहता है उस तल को मैंने उखाड़ दिया। उखाड़ देने पे ये जो दर्पण है अब क्या बन गया, यहाँ कांच बन गया, और यहाँ पे इस चमकीले पदार्थ को रहने दिया, जिसके कारण यहाँ पे ये दर्पण है, चमकीला है, दर्पण है। लेकिन ये निचला वाला क्या है, इसका पेंट उखाड़ देने पे क्या बन गया, कांच बन गया। अब देखिए, ठीक है, ये जो कांच है ये नीचे कांच है, ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। इस कांच का जो ये है, इधर मेरा जो हाथ है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आर पार आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप देखिए, इधर का जो मेरा त्वचा है, जो मेरा स्किन है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इससे क्या पता चला कि कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। पहला बात अंतर समझ में आया। दूसरा बात क्या, कि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी पारदर्शी होने के कारण इसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये जो ये है आपका दर्पण, उसकी परावर्तन क्षमता अधिक होगी, तभी ना वो दर्पण कहलाएगा, जिसकी परावर्तन क्षमता अधिक है। इसकी परावर्तन क्षमता क्या अधिक है। तो समतल दर्पण कैसे बनता है, कांच से दर्पण कैसे बनता है, हम लोग वो पढ़े। समतल दर्पण की परिभाषा लिखे, कांच और एक दर्पण, ग्लास और एक दर्पण में क्या अंतर है वो पढ़े, ठीक है। कांच से ही क्या बनता है, दर्पण बनता है, ठीक है, ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो कांच है, एक कांच से दर्पण बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, ओके। पहले एक कांच लेंगे, समतल कांच लेंगे, उससे समतल दर्पण अगर हमको बनाना है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, इस कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए, इस कांच की परावर्तन क्षमता को, कोई एक समतल कांच है उसकी परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग उसके तल पे कुछ चमकीले पदार्थ लगाते हैं, ठीक है। फिर उस पर अपारदर्शी पेंट लगाते हैं, जिससे वो समतल कांच, समतल दर्पण बन जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है, एक समतल कांच, समतल दर्पण बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिल्वरिंग। क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग, या हिंदी में कढ़ाई करना, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग। एक समतल कांच से समतल दर्पण बनने की जो पूरा प्रोसेस है, या कांच से दर्पण बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग, और हिंदी में कढ़ाई करना, ठीक है।
इसको, इसकी परिभाषा को भी लिख लेते हैं। क्या? किसी, कोई भी कांच है, समतल कांच हो, गोल कांच हो, कोई भी कांच, ओके, किसी कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके एक तल पर चमकीले पदार्थ जैसे चांदी, एल्युमिनियम या पारा, ओके, एवं अपारदर्शी पेंट का लेपन कर दिया जाता है, जिससे समतल कांच या कोई भी कांच, जिससे कांच कोई भी कांच, ओके, समतल हो सकता है, गोल हो सकता है, कोई भी कांच, जिससे कांच दर्पण बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं SILVERING, सिल्वरिंग या कढ़ाई करना कहते हैं। ठीक है, सिल्वरिंग किसे कहते हैं? किसी कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके एक तल पर एक तरफ हम लोग क्या करते हैं? पहले कुछ चमकीले पदार्थ, आप चांदी लगा सकते हैं या अल्युमिनियम लगा सकते हैं या पारा लगा सकते हैं, तीनों में से कोई एक पदार्थ। चांदी पता है क्या होता है? जेवरात, जो ज्वेलर्स के काम आते हैं, ओके, जेवर बनाने के काम आता है। अल्युमिनियम का बर्तन बनता है, ये भी बहुत चमकीले होते हैं। ठीक है, पारा, अगर आप डॉक्टरी थर्मामीटर देखे होंगे, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर आप अगर देखे होंगे तो उसमें पारा का उपयोग होता है। उसमें जो एक चमकीला पदार्थ रहता है वो क्या रहता है? पारा रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो थर्मामीटर में जो थोड़ा सा चमकीला पदार्थ आता है वो क्या रहता है? पारा रहता है, वो भी बहुत चमकीला होता है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक लगा दीजिए और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? अपारदर्शी पेंट। अपारदर्शी पेंट लगाने का क्या होता है? पहले तो चिपक जाता है, दूसरी बात अपारदर्शी होने के कारण प्रकाश की किरणें इसको भेद करके दूसरी तरफ नहीं आ पाती है, क्योंकि ये क्या अपारदर्शी पेंट है। अपारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा पाती। ये दोनों लगा देने के बाद क्या हो सकता है? उस कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण कांच दर्पण बन जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को इंग्लिश में सिल्वरिंग, हिंदी में कढ़ाईकरण कहते हैं, कढ़ाई करना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कांच से दर्पण कैसे बनता है? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, ये इतने पतले होते हैं, ये जो सतह है, कांच है, इतना ये जो दर्पण है इतने पतला होता है कि हम लोग जो बुक या किताब में हम लोग इसको इस लाइन से ऐसे, इस पतले लाइन से दिखा सकते हैं, इतना पतला है। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरफ, इस दर्पण का बात, इस कांच का भी बात नहीं करे। ठीक है, इसका एक तरफ क्या है? ये तल क्या हुआ है? इस तल पे पेंट उंट लगा है, पहले चांदी लगा, चांदी या एल्युमिनियम या पारा लगा होगा, तीनों में से कोई एक लगा होगा, कोई एक चमकीला पदार्थ लग गया होगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये पेंट, ग्रीन कलर का क्या है? पेंट लगा होगा। तो इस सतह को हम लोग कैसे दिखाते हैं? अगर ऐसे ऐसे करके कोई सतह आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा इस तरफ क्या हुआ है? कढ़ाई, सिल्वरिंग का प्रोसेस हुआ है। कढ़ाई का प्रोसेस जो होता है, या हिंदी में, इंग्लिश में सिल्वरिंग का प्रोसेस इस तरफ हुआ है। मीन जो ये पेंट वाला सतह है, ये अगर ऐसे रखा है तो ये जो पेंट वाला सतह है ये नीचे है, और ये पेंट वाला का सतह के ऊपर, ये पेंट किया हुआ सतह है, इसके ऊपर क्या है? एक चमकदार सतह है। चमकदार सतह क्या होता है? जिसकी परावर्तन क्षमता क्या हो? बहुत अधिक हो। ये जो ऊपरी सतह होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल, जिसमें परावर्तन की क्रिया घटित होती है। तो समझ में आया? अगर ऐसा कुछ आकृति आपको दिखाई दे, ऐसे 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 बना हो, तो समझ जाइएगा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है या कोई भी पार्ट है, ये जो पेंट किया हुआ पार्ट है, ये इधर इस तरफ होगा, और ये जो चमकीला सतह है इसके विपरीत इधर होगा। ठीक है,
कढ़ाई का मतलब समझ गए। अगर किसी दर्पण को दिखाना तो हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे ऐसे बना रहा तो समझ जाइएगा इधर कढ़ाई किया है, बस ये जो चमकने वाला सतह ये है। इधर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, इधर इधर खड़ा होइएगा तो इसमें इधर जो चमकीला सतह उधर आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कढ़ाई किया हुआ तल का विपरीत तल, उल्टा तल क्या होता है, परावर्तक तल किया है, परावर्तक तल होता है। कढ़ाई किए हुए तल का विपरीत तल परावर्तक, परावर्तक इसमें जिसमें परावर्तन की क्रिया घटित हो, चमकदार भी बोल सकते हैं, चमकदार तल परावर्तन होता है। ओके, ऐसा ऐसा रहा तो परावर्तक तल किधर होगा, इधर होगा। ये चमकीला जो तल है, ये जो चमकीला ये तल है, ये किधर होगा, मेरे मुंह की तरफ, ठीक है। और ये जो पेंट किया हुआ सतह इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चिन्ह का मतलब समझ गए। जब भी आप देख ले ये चिन्ह ऐसे बना है तो समझ जाए यहाँ पे क्या है, आईना को बनाया गया है, किसी मिरर को, किसी दर्पण को बनाया गया है, ठीक है। समझ गया कढ़ाई क्या होता है, सिलवरिंग क्या होता है, कि कांच से दर्पण कैसे बनता है, कांच और दर्पण में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पढ़ते हैं, ठीक है। समझे किसी, ठीक है, किसी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए, ठीक है। दर्पण, ये दर्पण है नहीं, कढ़ाई करेंगे तभी ये कांच क्या कहलाएगा, दर्पण बनेगा। तो इधर कढ़ाई किया हम, इसी जो चमकदार तल है, जो परावर्तक तल है वो इधर होगा, ठीक। ये कुछ इस तरह रखा गया है, ठीक है, ऐसे रखा गया है, ठीक है। ये जो परावर्तक चमकीला तल है मेरे मुंह की तरफ, और ये पेंट किया हुआ सतह ऐसे, इसको ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। दर्पण ऐसे रखा गया है, ठीक है, बड़ा सा दर्पण ऐसे रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, पहला बात, अगर आप अपने अभी जाके अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा, अपने जो घरों में कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। पहली बात समतल दर्पण होता है, घरों में समतल दर्पण होता है, जिस, ठीक है। तो आप अगर दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा तो आप यहाँ समझ लीजिए ऐसे खड़े हैं, ठीक है, छोटा सा। आप अगर ऐसे खड़े हैं तो आप अगर अभी आप खड़े हैं तो आपको हम वस्तु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम अगर दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो मैं क्या कहलाऊंगा, वस्तु, कुछ भी, वस्तु कुछ भी हो सकता है, हम, आप, मेरा किताब, मेरा मार्कर, मेरा कुछ भी, आपका कुछ भी, ठीक है, बैल, बकरी, कुछ भी अगर यहाँ खड़ा कर दिए, दर्पण के सामने खड़ा कर दिए तो क्या अभी कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, और क्या बोलेंगे, वस्तु, दर्पण के सामने, ठीक है। अगर आप अभी दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा तो आप क्या कहलाइएगा, ऑब्जेक्ट या वस्तु, ठीक है। आप अपने मार्कर को, जैसे मैं अपना मार्कर यहाँ पे ऐसे खड़ा करके चला गया तो मेरा जो मार्कर है अभी क्या कहलाएगा, वस्तु, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब अभी अगर आप अपने दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाइए तो आप वस्तु कहलाइएगा, ठीक है। आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप चमकीले सतह को देख रहे होंगे, चमकीला तरफ को देख रहे होंगे, अगर चमकीला जो तल है दर्पण का वो आपके मुंह के सामने होगा तो आप देखिएगा कि इधर एक तल होगा, इधर क्या होगा, एक तल होगा, सॉरी, इधर एक माने कोई इधर एक वस्तु होगा, इधर आप ही के जैसा, इधर वाला जो तल है, उस इधर वाला जो कढ़ाई किया हुआ तल है, उधर आपको लगेगा कि इधर कोई एक आप ही के जैसा कोई एक आदमी है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अभी आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आप वस्तु का लाएंगे, आपको लगेगा कि दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर आप ही के जैसा कोई एक व्यक्ति खड़ा है, आप ही के जैसा कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है। सेम टू सेम आपका डुप्लीकेट, आपका जुड़वा टाइप का लगेगा आपको, अंदर दर्पण के अंदर खड़ा है, तो वो क्या होता है, ठीक है। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएगा तो आप ही के जैसा यहाँ पे एक और लड़का या लड़की या कुछ भी बस दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रतिबिंब, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रति, इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। ध्यान से समझिए, आप दर्पण के सामने, आप अपने आईने के सामने खड़े हैं, आपको दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे एक और आपके जैसा ही कोई व्यक्ति दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो अंदर दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिबिंब, क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण के सामने, आप घर के आईने के सामने जाके खड़े रहिए तो देखिएगा
आपके जैसा ही एक अंदर दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ दो तीन बातों को पॉइंट कीजिएगा। अगर अभी आप जाके दर्पण के सामने खड़े होइएगा तो आप देखिएगा कि आप जितने लंबे हैं, आप अगर 6 फुट के हैं, 6 फुट का है, 6 फुट का है, ठीक है। आपका जो दर्पण है, आपका जो दर्पण के अंदर आपका जो एक आपका जैसा डुप्लीकेट दिखाई देगा, वो भी 6 फुट लंबा ही होगा, ठीक है। 6 फुट लंबा ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इतने लंबे हैं, आप इतने लंबे हैं, आपका जो अंदर में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा ये इतना छोटा होगा, ये नहीं। ये भी आप ही का जितना लंबा आप है उतना लंबा वो भी, आप प्रतिबिंब होगा वो भी आपके ही जितना लंबा होगा। जो अंदर में एक और व्यक्ति आपको दिखाई देगा वो भी सेम टू सेम जो आपके जैसा दिखाई देगा वो भी आपके जितना ही लंबा होगा। समतल दर्पण का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, आप जितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, जो आपका प्रतिबिंब भी होगा वो भी क्या होगा, उतना ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होगा। सेम टू सेम आपका डुप्लीकेट लगेगा, ठीक है। तो जो वस्तु है, वस्तु का आकार जो होगा, इधर जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका आकार, दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या निकला कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होता है। पहली बात क्या समझे कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, जो अंदर में आपको आप ही के जैसे कोई एक दिखाई देगा, उसका आकार और आपका आकार दोनों क्या होगा, समान होगा। आप जितने लंबे हो वो भी उतना लंबा, आप जितने चौड़े हो वो भी उतना लंबा, सेम टू सेम। ये नहीं कि आप 6 फुट का है, अंदर में आपको 3 फुट का आपका प्रतिबिंब, आप ही के जैसा 3 फुट का कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो ऐसा नहीं। आप अगर 6 फुट का है तो अंदर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना फुट का होगा, 6 फुट का होगा। सेम टू सेम आप ही के जैसा, सेम टू सेम आप ही के जैसा अंदर में जो दिखाई देगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों का आकार क्या होता है, एक समान होता है, सेम टू सेम, ओके। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने प्रतिबिंब से समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर का दूरी पे है, सॉरी आप अपने दर्पण से, ये दर्पण है आपका, आप अपने समतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर का दूरी पे है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी आपको दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा। वो भी आपको कितना सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा, 2 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा। मीन्स आप दर्पण जो वस्तु है, वस्तु दर्पण से जितना दूर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनता है, उतना ही दूर आपको दिखाई देगा। अंदर में जो एक आदमी दिखाई देगा आप ही का जैसा, वो भी दर्पण से आपको 2 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, दर्पण लीजिएगा, ठीक है। कोई एक जो आपके घर में आईना है, शीशा है, ठीक है, मैंने शीशा बोले, सॉरी, शीशा और दर्पण दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके अभी। तो आपके घर में जो दर्पण है, ठीक है, उस दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइएगा, एक सादा पेज लीजिएगा, ठीक है। उस पेज पे 4 खाम बनाइएगा, ऐसे 4 खाम, कुछ कुछ दूरी पे 4 खाम बनाइएगा, ठीक है। 4 खाम बनाइएगा, किसी पे 1 लिखिए या 2 लिखिए या 3 लिखिए या 4 लिखिए, ठीक है। तो आपका इधर भी आपको 4 खाम दिखाई देगा, सेम सेम दूरी पे, सेम टू सेम 4 खाम दिखाई देगा, ठीक है। इस पेज को ऐसे रखिएगा, 4 खाम बनाइएगा कुछ ऐसे। अगर आप अपने उंगली को एक खाम पे रखिएगा तो इधर 1 2 4, इधर जो आपका उंगली दिखाई देगा, आपका जो उंगली का प्रतिबिंब दिखाई देगा वो भी 1 पे ही रखा होगा। आप अगर 2 पे रखिएगा, इधर जो आपका जो उंगली होगा वो भी आपको 2 पे दिखाई देगा। आप अगर इधर 3 पे अपने उंगली को रखेगा तो इधर भी आपको एक उंगली दिखाई देगा, वो भी आप 3 नंबर बॉक्स में रखा होगा उंगली, ठीक है। तो आप दर्पण से जितना दूर जा रहे हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर जा रहा है। आप दर्पण से जितना दूर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बन रहा है। इस पर दूसरा बात क्या समझे, जो समतल दर्पण होता है उसमें जो वस्तु की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी और प्रतिबिंब, सॉरी, वस्तु से, सॉरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों दूरी क्या होती है, एक समान होता है। आप अगर अपने दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी आपको दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, कोई एक दर्पण को अपने सामने रख देने पे, ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, हम इस दर्पण से
ये जो मेरा मार्कर का जो लंबाई होगा वो क्या कहलाएगा, हम दोनों के बीच का दूरी, दर्पण और मार्कर के बीच का दूरी कहलाएगा। हम क्या बोलेंगे, मेरा दर्पण से मेरा मार्कर कितना दूर है, कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ समझिए 12 सेंटीमीटर होगा, तो 12 सेंटीमीटर दूर है। तो अंदर में एक और मार्कर हमको जो दिखाई देगा वो भी दर्पण से हमको 12 सेंटीमीटर, दर्पण से वो भी दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरा बात क्या समझे कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या समझिए कि दर्पण से वस्तु जितना दूर है उतना ही दूर आपको दर्पण से प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। ठीक है, तीसरा बात क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यह जो प्रतिबिंब है, इधर जो प्रतिबिंब है यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है उसको पहले पढ़ लेंगे, पहले जानेंगे हम लोग। पहले इन तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने दर्पण के सामने जाकर अभी खड़े होइएगा तो इन 3 पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इन 2 पॉइंट को देखिएगा, तीसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट को देखिएगा कि आप जितना लंबे चौड़े हैं आपका प्रतिबिंब उतना ही अंदर में उतना ही लंबा चौड़ा होगा। आप दर्पण से जितना दूर होगा आपका प्रतिबिंब दर्पण से आपको उतना ही दूर दिखाई देगा। ठीक है, किस दर्पण में, समतल दर्पण में। और तीसरा पॉइंट, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब पहले समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब, इसकी परिभाषा लिखने से पहले इसके प्रकार जो होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहली बात समझिए कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब इमेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है काल्पनिक, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दूसरा है वास्तविक, जिसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। आज हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, और जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा को पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो समतल दर्पण है उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला काल्पनिक, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दूसरा वास्तविक, जिसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए, किसी वस्तु को हम देखते कैसे उसको पहले ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ से बहुत सारी प्रकार की किरणें निकलेगी। यहाँ से कुछ प्रकार की किरणें मेरी आंखों में पड़ेगी। ठीक है, समझिए यहाँ पे मेरा आंख होगा, चार दिशाओं में प्रकाश की किरणें जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। कुछ प्रकाश की किरणें मेरी आंखों पे यहाँ पे पड़ रही है, तो हम इस प्रकार की किरणें को देखेंगे। हम इस प्रकार की किरणें को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, इस यहाँ पे हमको ये मोमबत्ती, ये जो मोमबत्ती का लो है, ये जो कुछ भी मोमबत्ती का लो है। ठीक है, ये क्या था, एक मोमबत्ती का लो जिससे स्वयं का प्रकाश निकलता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, यहाँ से लो, ये जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है। ठीक है, हम इस मोमबत्ती के लो को देख पाएंगे। इस मोमबत्ती के लो से निकलने वाली प्रकाश किरणें सीधे हमारी आंखों में पड़ी, और हम इस प्रकाश की किरणों के माध्यम से देखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, तो हम इस मोमबत्ती के लो को देख पाएंगे। किसी भी चीज को हम लोग जो दीप्तिमान होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं,
उससे प्रकाश की किरणें निकलती है जो हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हम उसको डायरेक्ट, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं, किसी भी दीप्तिमान को जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, लेकिन समझिए इसमें क्या होगा, समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, समझिए कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे समझिए एक बल्ब है, यहाँ पे क्या एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से प्रकाश किरणें निकलेगी, इस बल्ब से क्या निकलेगी, प्रकाश किरणें निकलेगी, कुछ प्रकाश किरणें इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, चारों तरफ जाएगी, बहुत सारी प्रकाश किरणें, हर एक छोटे छोटे कण से, इसके हर एक छोटे छोटे बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है। प्रकाश किरणें क्या होती है, चारों दिशाओं में प्रकाश फैलेगी, अब चारों दिशाओं में प्रकाश फैलेगी तो चारों दिशाओं से प्रकाश आएगी, सीधा आएगी, तो उसको हम लोग प्रकाश किरण के माध्यम से दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकला प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं हर एक कण से प्रकाश की किरणें यहाँ निकलेगी, हर एक छोटे छोटे भाग से, कोई एक बल्ब है उसके हर एक छोटे छोटे भाग से प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें, असंख्य प्रकाश की किरणें इस बल्ब से निकलेगी, ठीक है। हम 2-3 प्रकाश की किरणें को ही देखेंगे, ठीक है। समझिए कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ी, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ी, अब ये तल, ये क्या है, परावर्तक तल, ये समतल दर्पण है, पहली बात तो ये समतल दर्पण है। दर्पण किसे कहते हैं, जिसकी परावर्तन की क्षमता, जो जिसका एक ये तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, जिसकी परावर्तन की क्षमता अधिक हो, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, कुछ प्रकाश की किरणें इस तल से टकराएगी, तल से टकराने के बाद ये अभिलंब बनेगा, अभिलंब बने के बाद प्रकाश की किरणें इधर चली जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या होगी, इधर चली जाएगी, कुछ और प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ एक अभिलंब बनेगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये फिर इधर चली जाएगी, फिर सीधी इधर, सॉरी, इधर चली जाएगी, ठीक है। समझिए यहाँ पे आपका आंख है, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं, तो आपको क्या, आप क्या देखेंगे, ये प्रकाश की किरणें इधर आते हुए आपके आंखों में पड़ी है, आपके आंखों पे पड़ी है, तो आपको पता, हमको आपको पता है प्रकाश हमेशा सीधे गति से आता है, सीधे पथ पे आता है, ठीक है, सीधे पथ से, सीधे रास्ते से आता है, तो आपको क्या लगा, ये जो प्रकाश की किरणें आपकी आंखों पे पड़ रही है, ये आपको लगा इधर से कहीं से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है, ठीक है, इधर कहीं से आ रही है, ठीक है, ये सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओके, पहले इसको ध्यान से समझेंगे 2-3 बार, फिर इसको लिखेंगे। आपको क्या लगेगा, ये जो बल्ब से निकला प्रकाश, आपको लगेगा इस तल से टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, परावर्तित होकर मेरी आंखों पे पड़ेगी, आपकी आंखों पे पड़ेगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण मेरी तरफ आ रही है, ये इस बिंदु से, इस बल्ब से ना निकल के कहीं दूसरा एक बल्ब होगा, इधर कोई एक बल्ब होगा, उससे निकल के मेरी आंखों पे पड़ रही है, तो आपको ये बल्ब यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको बल्ब यहाँ पे, ये एक यहाँ पे एक बल्ब दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखाई, ये ओरिजिनल बल्ब था जिससे प्रकाश की किरणें निकल के आपकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन डायरेक्ट आपकी आंखों पे नहीं पड़ी, जिसके कारण आप इसके बल्ब को नहीं देख पा रहे, आपको नहीं लग रहा कि ये प्रकाश की किरणें जो मेरी आंखों में पड़ी इस बल्ब से निकली है, आपको क्या लग रहा है, परावर्तन के बाद जब आपके आंखों पे पड़ती है प्रकाश की किरणें, किसी दर्पण से या किसी समतल दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये प्रकाश की किरणें आपकी आंखों पे पड़ेगी, तो आपको लगेगा ये प्रकाश की किरणें सीधे कहीं इधर से, सीधा पथ से इधर से कहीं से आ रही होगी, ठीक, इधर से आते हुए मेरी आंखों पे पड़ रही है, तो आपको क्या लगेगा, इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे कोई एक बल्ब होगा, ये जो दूसरा बल्ब आपको दिखाई दिया, ये इस पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। इस बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमको क्या लगता है कि इस बल्ब से प्रकाश की किरणें नहीं आ रही है, किसी दूसरे बल्ब, इधर से कोई एक बल्ब का प्रकाश की किरणें होगी जो सीधे हमारी आंखों में पड़ी है, किसी दूसरा जगह हमको एक बल्ब दिखाई देता है, जो ये दूसरा जगह ये बल्ब दिखाई देता है, दूसरा जगह से ये प्रकाश की किरणें हमको आते हुए प्रतीत हो रहा है, हमको क्या लग रहा है, ये दूसरा इस जगह से प्रकाश की किरणें हमको लग रहा आ रहा है, तो ये जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो बल्ब है, ये पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको पहले फिर से लिखते हैं, फिर समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब,
काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी एक बिंदु से, बिंदु अर्थात कोई छोटा सा पॉइंट सोर्स, छोटा सा प्रकाश का स्रोत, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? बिंदु। छोटा सा प्रकाश का स्रोत, कोई बल्ब होगा, छोटा छोटे प्रकाश के स्रोत को यहाँ बिंदु कहेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकल रही है उसको हम लोग बिंदु बोलेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकल रही है, छोटा सा प्रकाश का स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के बाद हमको किसी दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये दूसरा बिंदु जो होगा पहले बिंदु का क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहला बिंदु का क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर इसको डायग्राम से समझते हैं कि क्या हो रहा है, इसको डायग्राम को फिर से समझते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब की समझ लीजिए, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ कोई एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, छोटा सा प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकला प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराएगी, परावर्तन के बाद क्या होगी? ये परावर्तन, ये समतल कांच है, इसकी परावर्तन क्षमता क्या अधिक है? इधर से आई थी प्रकाश की किरणें तो इधर ही वापस इधर को चली जाएगी। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, ये वाला कोण क्या होगा? और यहाँ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इधर से आई थी प्रकाश की किरणें, स्थल से टकराने के बाद परावर्तित होकर इधर चली जाएगी। ठीक है, दूसरा बात, यहाँ से भी कुछ बहुत सारी प्रकाश की किरणें, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी, यहाँ से अभिलंब बनेगा, अभिलंब बन के परावर्तित होकर फिर इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर हम अपने आंख को रखें, यहाँ पे हम ऐसे अगर हम देखें इसको, हमको क्या लगेगा? प्रकाश हमेशा सीधा जा रहा है, इसलिए जो परावर्तित इस तरह से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पड़ रही है, हमको लगेगा कि प्रकाश सीधा जाता है और ये कहीं इधर से, सॉरी, ये सीधा यहाँ मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, तो टेढ़ा हो गया जिसके कारण मिल नहीं पा रहा। सीधा यहाँ से और सीधा यहाँ से, ऐसे इस दूसरे बिंदु से आता हुआ हमको प्रतीत होगा। ओके, यहाँ से समझिए, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के बाद हमको किसी दूसरा बिंदु से, इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, हमको क्या लगेगा? यहाँ पे भी कोई बल्ब है, लेकिन बल्ब यहाँ था, लेकिन हमको ये जो बल्ब का रोशनी है, हमको यहाँ से आता हुआ प्रतीत, हमको लगेगा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको एक बल्ब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दूसरा बल्ब हमको दिखाई देगा, ये पहले बल्ब का क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए, ये यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, ये इधर नहीं जा पाएगी, प्रकाश की किरणें इधर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये परावर्तक तल है, इस तल से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंची। लेकिन हमको पता है प्रकाश हमेशा सीधे गति से आता है, सीधे पथ पे आता है, सॉरी सीधे पथ पे आता है,
तो हमको क्या लगेगा, ये सीधा यहाँ से कहीं इधर से आ रही होगी, ये सीधा यहाँ से कहीं इधर से आ रही होगी। यहाँ पे भी हमको क्या दिखाई देगा, एक बल्ब दिखाई देगा। ये जो दूसरा बल्ब दिखाई देगा, ये पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से समझे, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है समझ लिए। किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु, इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इस बिंदु को, इस प्रथम बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा बिंदु है, समझिए मेरा ये जो दर्पण है ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब से निकला प्रकाश इस तल पे टकराएगा, तल से टकराने के बाद इधर आएगा। इधर पे अगर कोई एक मेरे आंख, इधर मेरा आंख रहता तो यहाँ से हमको क्या दिखाई देता, यहाँ से निकला प्रकाश की किरणें इस तरह से टकराने के बाद इधर आ जाएगी। यहाँ से अगर हम देखते तो हमको क्या लगता, ये बल्ब हमको नहीं लगता कि इधर से, यहाँ जो बल्ब था उससे प्रकाश की किरणें आ रही है। हमको क्या लगा, ये जो प्रकाश की किरणें सीधे इधर से कहीं से आ रही होगी, तो अंदर में हमको एक और बल्ब दिखाई देगा। तो जो दूसरा बल्ब दिखाई देगा वो पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आया। दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमारा प्रतिबिंब अंदर में कैसे बनता है ये सब आगे की कक्षा में 11 12 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी छोटे छोटे बल्ब ये सब का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग ये जो किरण है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। फिर से समझ लीजिए लास्ट टाइम, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें, ये दर्पण है, दर्पण, ठीक है। यहाँ कोई एक दीप्तिमान या पॉइंट सोर्स या कोई एक प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकली, यहाँ अभिलंब या आपतन कोण, ठीक है। फिर दूसरी प्रकार की इधर निकली अभिलंब या आपतन कोण, यहाँ अभिलंब या आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको क्या दिखाई देगा, ये प्रकाश इधर से सीधा इधर से कहीं से आ रहा होगा, यहाँ पे भी उसको एक बल्ब दिखाई देगा। ये जो दूसरा बल्ब दिखाई देगा ये पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। उसको दिखाई देगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, ये सीधा होता है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपना आंख रखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, ये जो सीधे ये प्रकाश की किरणें आ रही है ये हमेशा सीधे पथ से आती है, ये इधर से कहीं से आ रही है, दर्पण के पीछे कहीं से आ रही होगी, ठीक है, दर्पण के अंदर से आ रही होगी। तो ये जो ये यहाँ पे भी एक बल्ब दिखाई देगा जिससे वो प्रकाश की किरणें उसको आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से प्रकाश की किरणें आ रही है। यहाँ पे भी एक बल्ब दिखाई देगा, ठीक है। ये दूसरे बल्ब को पहले बल्ब का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझ गया। किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर डायरेक्ट इसके आंखों में पड़ती है तो यह बल्ब दिखाई देगा, लेकिन परावर्तन के बाद इसके आंखों में पड़ा तो इसको क्या लगेगा कि प्रकाश में सीधा सा आता है, इधर से कहीं वो बल्ब, इधर कोई एक बल्ब होगा जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें इसके आंखों पे पड़ रही है, तो यहाँ इसको ये बल्ब नहीं दिखाई देगा, ये इसको यहाँ पे भी एक बल्ब दिखाई देगा। ये बल्ब तो दिखाई देगा, ये बल्ब यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें निकलेगी तो ये बल्ब भी इसको दिखाई देगा, लेकिन जो परावर्तित होगा जो प्रकाश की किरणें इसके आंखों में पड़ेगा तो इसको इधर भी एक बल्ब दिखाई देगा। तो इधर जो बल्ब दिखाई देगा ये पहले बल्ब का क्या कहलाया, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण, ये भी पढ़ लिए, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अगले वीडियो हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे, ठीक है।